वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद विशाल चैनल में। हमने चैप्टर 1 में देखा है फैसिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है, उसके अंदर फैसिलिटी मैनेजर का रोल क्या होता है, डेली टास्क क्या होते हैं, स्कोप क्या होता है और उसका कैटेगराइजेशन इनटू द सॉफ्ट सर्विसेज एंड द टेक्निकल सर्विसेज वो भी देखा है। तो हमने चैप्टर 1 कवर किया था लास्ट सेशन में। जैसे कि हमने कहा था कि चैप्टर 2 में हम एचवीएसी सिस्टम के बारे में सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एचवीएसी सिस्टम के साथ। एचवीएसी सिस्टम होता क्या है बेसिकली? तो इसका फुल फॉर्म है आपका हीट, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सो हीट को रिमूव करना, वेंटिलेशन इंक्रीज करना एंड द एयर कंडीशनिंग मेंटेन करना, ये काफ़ी बड़ा टास्क होता है और ये एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है। आपके कोई भी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज हो, लाइक ऑफिसेज हो, मॉल हो या एनी अदर प्लांट हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजम्पशन अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा एसी का ही कंजम्पशन होगा बेसिकली, विच इज HVAC सिस्टम. So this is the largest energy consumer in the commercial facilities as stated over here, that is also there. And ये लगभग कितना आपका एनर्जी लेता है? तो ये लेता है आपका 40 to 60% ऑफ द टोटल एनर्जी। तो जैसे कि आपका अगर 1 लाख का बिल हो तो उसमें से आपका लगभग 40,000 से लेकर 60,000 तक का बिल सिर्फ एसी का ही होगा। तो इसीलिए इसको काफी अच्छे से बारीकी से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम कवर करेंगे कि कौन से इक्विपमेंट इसके अंडर आते हैं और उसका सर्विस कैसा किया जाए, उसको मेंटेन कैसे किया जाए, उसको ऑपरेट कैसे किया जाए, ये सारा हम उसको कवर करेंगे। तो वो धीरे धीरे एक एक के साथ एक प्रोसेस बाय प्रोसेस विल अंडरस्टैंड, क्योंकि जैसे हम अगर एक बार सिस्टम को समझ गए तो उसके बाद में हम उसका रिलायबिलिटी बढ़ा सकते हैं, थर्मल कंफर्ट बढ़ा सकते हैं और उसी के साथ में हम कॉस्ट की एफिशिएंसी भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसी के साथ में ये हो गया इंट्रोडक्शन। देन हम कवर करेंगे अभी कि कौन से टाइप के एचवीएसी सिस्टम होते हैं बेसिकली कॉर्पोरेट में या फिर एनी अदर फैसिलिटीज में। सो सबसे पहले आता है आपका चिल्ड वाटर सिस्टम। तो ये चिल्ड वाटर सिस्टम काफी जगह यूज किया जाता है। तो कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं इसको? तो इसको कॉर्पोरेट कैंपसेस में ज्यादा यूज करते हैं, लार्ज ऑफिसेस हो गए हैं वहां पे भी यूज करते हैं, डेटा सेंटर में यूज करते हैं। तो जहाँ पे इसका कैपेसिटी लगभग 200 टीआर से लेके आपका 1200 टीआर तक का रहेगा, वहां पे चिलर हम यूज करते हैं, जो कि उसे कहते हैं कि चिल्ड वाटर सिस्टम के बेसिस पे। तो चिलर में भी काफी टाइप है, वो भी हम समझेंगे। बट ये टीआर क्या होता है? तो टीआर आपका होता है टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो वो काफी ज्यादा अंडरस्टैंड करना जरूरी है। टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन, थोड़ा मेरा राइटिंग अभी भी स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दिस, बट या यू कैन पेयर विद मी लिटिल बिट। देन इसे क्यों यूज करते हैं? तो इसका एफिशिएंसी काफी ज्यादा होता है। उसी के अलावा ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है बेसिकली। चिलर या तो अगर आपका एयर कूल्ड चिलर रहेगा तो वो टेरेस पे या फिर ओपन प्लेस में किया जाता है, या फिर आपका वाटर कूल्ड चिलर रहेगा तो बेसिकली उसको क्लोज सरफेस में कहीं बेसमेंट में इंस्टॉल किया जाता है। उसी के बाद में अपना आता है वीआरएफ एंड वीआरवी सिस्टम। वीआरएफ क्या होता है? वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो देन द वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। इस सिस्टम को यूज किया जाता है मिड साइज ऑफिसेस में, प्रीमियम रिटेल फ्लोर्स में यूज किया जाता है, जहाँ पे आपका टन्स का कैपेसिटी लगभग 10 टू 200 एचपी के आसपास अगर रहेगा रिक्वायरमेंट तो वहाँ पे यूज करते थे। उसे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जहाँ पे आपको स्केलेबल और जोनिंग कंट्रोल करना है। बेसिकली अगर मल्टीपल फ्लोर्स रहेंगे या फिर जहाँ पे छोटा ऑफिस है वहाँ पे अगर आपको सेक्शन वाइज करना है, लेट्स से 5-6 जोन है, तो वहाँ पे आप वीआरएफ सिस्टम डाल सकते हो। तो जैसे कि एक वीआरएफ बंद कर दिया, दूसरी जगह कर दिया। वीआरएफ सिस्टम में आपका आउटडोर एक होता है, मल्टीपल इंडोर होते हैं। देन उसके बाद में आपका आता है पैकेज और स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी तो आप सभी को पता है कि अपने घर में जो होता है दैट इज स्प्लिट एसी। तो वो स्प्लिट एसी कहाँ पे यूज करते हैं? बेसिकली स्मॉल स्मॉल स्पेसेस में, घर में हो गया जैसे 10 बाय 10 का हो गया तो 1 टन का एसी यूज होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर साइज आपका 1 to 20 टीआर तक रहेगा तो वहाँ पे हम बेसिकली स्प्लिट एसी यूज करते हैं। और काफी जगह पे चिल्ड वाटर बेसिस लाइन पे भी हम लोग यूज करते हैं, बट वो क्रिटिकल रूम के लिए, जैसे सर्वर रूम हो गया आपका, देन दी आपका क्रिटिकल रूम में आ गया, इलेक्ट्रिकल रूम हो गया, तो वहाँ पे हम लोग ये पैक्ड एसी यूज करते हैं। ये इसका पर्पज क्योंकि ये इजी टू इंस्टॉल होता है, उसके अलावा इसका एफिशिएंट काफ़ी कम होता है, बट अगेन इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी है, मॉनिटरिंग इजी है।
एंड प्रॉब्लम्स काफी कम आते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग इसको यूज करते हैं और ये मेजरली 3 सेक्शन में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। उसी के बाद में अभी हम लोग जैसे मेजरली वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट, सो विल कवर द मेजरली चिल्ड वाटर सिस्टम हम कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग चिल्ड वाटर सिस्टम देखेंगे कैसे काम करता है, चिलर कैसे काम करता है। और हालांकि हम लोग ग्रेड ए कमर्शियल बिल्डिंग में यूजुअली चिलर ही यूज होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो अभी चिल्ड वाटर सिस्टम का ओवरव्यू कैसे है, लाइक उसका डायग्राम कैसे है वो हम आप देखेंगे। हालांकि आपको भी पता चलेगा फिर कैसे यूज कर, क्या क्या फ्लो होता है, कौन से कंपोनेंट होते हैं चिलर्स में। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट लाइक चिलर्स में क्या आता है, तो आपका चिलर्स के अंडर में आएगा आपका चिल्ड वाटर पंप्स आएंगे। चिल्ड वाटर पंप क्या काम करते हैं वो भी हम बताएंगे। उसके बाद में आपका AHU, इट इज अ पार्ट ऑफ द चिलर सिस्टम। देन FCU, दैट इज अगेन अ पार्ट। देन फैन कॉइल यूनिट जिसे कहते हैं। देन कूलिंग टावर्स हो गया आपका, चिल्ड वाटर पंप्स हो गया, और इसको BMS कंट्रोल रूम कहते हैं। तो अभी मैंने नीचे एक डायग्राम दिया है। ये डायग्राम बेसिकली आपका इसमें सारे के सारे 4 कंपोनेंट है। मेजरली कंपोनेंट्स अगर मैं कहूँ तो कैसे, पहला होता है आपका कंप्रेसर। कंप्रेसर में लिख लेता हूँ यहाँ पे, कंप्रेसर हो गया। उसके बाद में कंप्रेसर से जो भी है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कंप्रेसर में गैस को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कंप्रेस किया जाता है, फिर वो सेंड किया जाता है आपका कंडेंसर में। तो कंडेंसर भी लिख देता हूँ। उसके अलावा बाद में आगे कवर करेंगे। तो कंडेंसर के बाद इट गोज टू दी योर एक्सपांशन डिवाइस, और सम दे कॉल इट एज एक्सपांशन डिवाइस, कोई कहता है उसे एक्सपांशन वाल्व भी कहते हैं। तो वो भी हम लिख लेते हैं। उसके बाद में आपका आता है कि इवापोरेटर। इवापोरेटर में पानी ठंडा होता है, तो इवापोरेटर भी लिख लेते हैं। इवापोरेटर या करेक्ट है। तो ये 4 कंपोनेंट मेजरली आपके चिलर सिस्टम में होते हैं। तो चिलर सिस्टम, उसके अलावा अभी देखिए जैसे कि आपका पहला जब फ्लोर से पानी आता है तो हम साइकिल में शुरुआत करते हैं बेसिकली कंप्रेसर से। तो कंप्रेसर में भी काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंप्रेसर होते हैं, वो भी हम कवर करेंगे कि कौन से कंप्रेसर होते हैं और वहाँ किसका कहाँ एप्लीकेशन होता है। कंप्रेसर में दोनों भी आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज किया जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, फिर इसे भेजते हैं हम हाई प्रेशर साइड में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखोगे ये लाइन जो है इसको हाई प्रेशर साइड ऊपर है और लो प्रेशर साइड नीचे है। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में हम जो रेफ्रिजरेंट है उसको भेजते हैं कंडेंसर में। देन कंडेंसर में भी अब 2 टाइप के कंडेंसर होते हैं, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर और अनदर टाइप कंडेंसर होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है। उसके बाद में देख कूलिंग टावर में से हमको पानी जो आता है तो वो गैस जो होता है, रेफ्रिजरेंट जो होता है, उसका टेम्परेचर रिड्यूस करना होता है। तो इसीलिए ये कूलिंग टावर का पानी, कूलिंग टावर से पानी अंदर आता है यहाँ पे, वहां से गैस का टेम्परेचर रिड्यूस करता है। देन पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है अगेन। तो पानी का टेम्परेचर जो है बढ़ने के बाद उसको कम करने के लिए यहाँ पे एक कूलिंग टावर होता है। बेसिकली यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो ये कूलिंग टावर आउट यहाँ पे जाता है। और इसके बाद हम लोग कूलिंग टावर भी सीख लेंगे कि कूलिंग टावर क्या होता है, वो पूरा का पूरा देखेंगे। बट अभी के लिए अगर देखोगे तो ये आपका कंडेंसर से पानी जो है, कंडेंसर का पानी जो है वो अंदर के रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए खुद उसका हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ से आउट होके कूलिंग टावर से हीट एक्सर्ट किया जाता है। तो अभी जब बचेगा कंडेंसर से निकलने के बाद, तो इट इज लो टेम्परेचर एंड दी हाई प्रेशर रहेगा। प्रेशर नहीं कम होगा। तो प्रेशर कहाँ कम होगा, तो प्रेशर अब कम होगा आपका एक्सपांशन वाल्व में। तो एक्सपांशन वाल्व के जब इनलेट में जाएगा तभी ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रहेगा। बट जब एक्सपांशन वाल्व और एक्सपांशन डिवाइस से निकलेगा तो इट विल बी लाइक लो टेम्परेचर एंड द लो प्रेशर होगा। एक्सपांशन वाल्व आपका जो प्रेशर है वो रिड्यूस कर देगा। देन इट गोज टू दी योर इवापोरेटर। सो इवापोरेटर में जब इंसर्ट करेगा वाटर, बेसिकली जब आएगा तो वो लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे रहेगा और यहाँ से पानी जो जाता है चिल्ड पानी होता है, वो पानी जाता है आपका AHU में। तो यहाँ पे चिल्ड वाटर जो इनलेट है वो पानी और पानी ठंडा करेगा। तो रेफ्रिजरेंट अभी जो स्टेट में रहेगा आपका लो टेम्परेचर लो प्रेशर स्टेट में जो रहेगा रेफ्रिजरेंट रहेगा। तो अभी वो रेफ्रिजरेंट पानी को आपका पानी को ठंडा कर देगा। जो चिल्ड वाटर इनलेट पानी जो सर्कुलर होता है रेफ्रिजरेंट उसको भी ठंडा कर देगा। तो ये इस तरह से आपका जाएगा, जो पानी जो आएगा AHU को जाएगा। उसके बाद में
आपका नेक्स्ट मैंने साइकिल जो दिखाया है यहाँ पे, तो इसमें ये एक्चुअल फिगर ऑफ द चिलर है। सिमिलर प्रोसेस वर्क करेगा, ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने रखा हुआ है, तो आप जब भी देखना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। देन देखिए यहाँ पे कोर साइकिल जो मैंने बताया है, तो कोर साइकिल में चिलर जो प्रोड्यूस करता है चिल्ड वाटर, तो वो 7 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होता है। 7 से लेके 8 तक की डिग्री आप जो सेट करोगे उस हिसाब से रहेगा। देन ये पानी जो जाता है, ये ठंडा पानी, इट गोज टू दी AHUs एंड FCU। तो यहाँ पे जो पानी AHU में जाएगा, AHU के कॉइल में जाएगा, वहां से ठंडा हवा फ्लोर पे जाएगा, तो पानी थोड़ा और गर्म हो जाएगा। उसके बाद में वो पानी जो गर्म होके आता है, लगभग आता है आपका 12 से 13 डिग्री तक। तो 12 से 13 डिग्री तक जब आएगा पानी, तो ये गर्म हो गया है पानी, तो अभी इसका हीट रिमूव करना जरूरी होता है। तो ये कंटिन्यूस साइकिल चलते रहेगा, आपको पानी रिटर्न आएगा, अगेन आएगा। अभी जहाँ रेफ्रिजरेंट का हीट रिमूव होता है, जहाँ की हमने देखा कि वो कूलिंग टावर के पानी में रेफ्रिजरेंट का हीट रिमूव होगा, वो पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कुछ की टेम्परेचर डिजाइन मैंने लिख के रखे हैं आपके रेफरेंस के लिए। तो CHW सप्लाई यानी जो पानी ऊपर जाता है, इट गोज टू AHU, करेक्ट। AHU को जाएगा 7 डिग्री जाएगा, AHU से रिटर्न आएगा वो 12 डिग्री आएगा। फ्रॉम AHU लिखते हैं, तो ये आएगा आपका 12 डिग्री के आसपास। तो ये जब डेल्टा टी जो रहेगा आपका, ये दोनों का जो डिफरेंस है, जहाँ पे चिल्ड वाटर रिटर्न माइनस सप्लाई रहेगा, यहाँ पे रिटर्न माइनस सप्लाई, तो ये रिटर्न माइनस सप्लाई आपका लगभग 5 डिग्री तक मिलेगा। तो ये है आपका डेल्टा टी, इसे कहते हैं डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी अगर 3 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो आपका एनर्जी एफिशिएंसी में प्रॉब्लम है, तो विच इंडिकेट लाइक कि आपका ओवरफ्लो और इम्प्रॉपर बैलेंसिंग है, एनर्जी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाता है, और इंडिकेट करता है कि ओवरफ्लो और इम्प्रॉपर बैलेंसिंग। तो इसी के लिए हमको फर्दर एक्शन लेना पड़ेगा, हाउ वी कैन मेंटेन दिस डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 डिग्री। तो ये भी सारे पॉइंट आएंगे, हम इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होते हैं वो भी देखेंगे। और इसी के बाद में जैसे अभी मैंने कहा कि हम लोग डिग डाउन करेंगे, तो कंप्रेसर में कौन से टाइप के कंप्रेसर होते हैं, चिलर कौन से होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, बट वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपका जो भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड डू शेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।